क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 4 पर हम आते हैं। टॉपिक हमारा चला हुआ था वित्तीय प्रबंधक के कार्य या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग या कैश को जो डील करता है उस विभाग का जो अधिकारी होता है उसे फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं। उसके कार्य हमने ए और बी पार्ट कर लिया था। सी पार्ट पर आते हैं जो हमारे हैं दैनिक कार्य, जिसको हम बोलेंगे रूटीन फंक्शंस। इसमें भी हमने 5 पॉइंट कर लिए थे। 6 पॉइंट पर आते हैं। विभिन्न वित्तीय अभिलेखों को सुरक्षित रखना, कीपिंग वेरियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेफ। वित्तीय अभिलेख मतलब फाइनेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है हमारे पास पैसे से संबंधित, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी इसकी होती है। 7 पॉइंट है विभिन्न दायित्वों व करों का भुगतान करना। जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी भी पेमेंट हमने करनी होती है। जो अलग अलग टैक्स होते हैं उनकी भी पेमेंट करनी इसी की जिम्मेवारी है। मेकिंग द पेमेंट ऑफ द वेरियस टैक्सेस एंड लाइबिलिटीज़। 8वां पॉइंट है विभिन्न समकों को एकत्रित करना, कलेक्टिंग फाइनेंशियल डाटा। अलग अलग जगह से वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित समक का मतलब है सूचनाएं या फिर डाटा, उनको इकट्ठा करना इसकी जिम्मेवारी है। 9वां पॉइंट है अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना, अरेंजिंग एडिशनल कैपिटल। यदि हमारे को और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्था, उसका इंतजाम करना इसकी जिम्मेवारी है। 10वां पॉइंट है अंकेक्षण की व्यवस्था करना, अरेंजिंग ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना इसी की जिम्मेवारी होगी। अगला टॉपिक है वित्तीय प्रबंध का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। पहला पॉइंट आएगा प्रवर्तन की सफलता, सक्सेस इन द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। परिवर्तन होता है शुरू करना, किसी कंपनी को शुरू करना सफलतापूर्वक। तो नई कंपनी के सफल परिवर्तन हेतु एक कंपनी को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए सही ढंग से पूंजी की योजना जो है हमारे को बनानी आवश्यक होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, उसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी। सेकंड पॉइंट है व्यवसाय को सहज गति से चलाना, टू कीप रनिंग बिजनेस विद अ नॉर्मल स्पीड। सहज मतलब एक नॉर्मल गति या स्पीड से बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। बिना धन के व्यवसाय चल ही नहीं सकता। बिजनेस के परिवर्तन में, बिजनेस को शुरू करने में, मशीन को खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, सेल करने के लिए, बिजनेस को समाप्त करने के लिए, मतलब प्रत्येक चरण में, हर स्टेप में हमारे को एक सुदृढ़ मतलब मजबूत वित्तीय योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी आवश्यक होती है। थर्ड पॉइंट है अंशधारियों के लिए उपयोगिता या बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए भी हम लोग प्लानिंग बनाते हैं। यदि शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध का ज्ञान है तो वो किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति के लिए बहुत मूल्यवान सुझाव ये जो है वो हमारे को दे सकते हैं। मीटिंग्स जब होती है शेयर होल्डर की तो उसमें मूल्यवान सुझाव वो देंगे। पहले तो है कि हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति का वो मूल्यांकन करेंगे, फाइनल अकाउंट को देखकर उसका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर जब मीटिंग होती है तो उसमें हमारे को सुझाव देंगे कि आप इस प्रकार कीजिए, क्योंकि मालिक हैं और उनको सुझाव देने का पूरा अधिकार होता है। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी, बेनिफिशियल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इससे किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन जो है आसानी से किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, कंपनी की आर्थिक स्थिति का हम सही मूल्यांकन कर पाते हैं। पाँचवा पॉइंट है कंपनी का विकास और विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज। चाहे हमारी कंपनी नई है, चाहे हमारी कंपनी पुरानी है, हर कंपनी को अपना विकास करने के लिए एक्सपेंशन, विकास करना मतलब और अच्छा बनाना, विस्तार करना मतलब उसके आकार को बढ़ाना। एक्सपेंशन विकास और विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, वो पता लगाना और उसकी व्यवस्था करना इसी का कार्य है। 6 पॉइंट है कंपनी की भावी प्रगति या फिर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ ए कंपनी। भावी सफलता सही वित्तीय नियोजन की कुशलता पर ही निर्भर करती है। हम भविष्य में सफल होंगे ये तभी संभव है जब हम बहुत अच्छे तरीके से वित्त के मामले में प्लानिंग कर रहे हैं और कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। 7 पॉइंट हमारा है पूंजी निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन द कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है, ये विनियोग के बारे में, विनियोग मतलब कहाँ पर हमने पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, लाभांश मतलब डिविडेंड हम कितना देंगे लोगों को, कोषों के प्रभावी प्रयोग, कोषों मतलब हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है, फंड्स पड़े हुए हैं, उसको प्रभावशाली तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, इससे संबंधित वो निर्णय लेता है और पूंजी निर्माण में सहायता करता है।
पूंजी निर्माण में सहायता करने का मतलब पूंजी की व्यवस्था करना, पूंजी का इंतजाम करना। 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व या नेशनल इम्पोर्टेंस। एक देश या एक राष्ट्र की आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं। ये योजनाएं, इन योजनाओं के आधार पर, आर्थिक योजनाएं मतलब धन के बारे में योजनाएं बनाना, इसके आधार पर हम देश के विकास के अलग अलग प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार की वित्तीय नीतियों की सफलता भी इस व्यक्ति के हाथ में होती है। सरकार की वित्त मतलब फाइनेंस की पॉलिसीज़, नीतियों की सफलता प्लानिंग के ऊपर आधारित है। यदि हमने सही प्रकार से प्लान किया तभी ये सफल होगी। वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों का यहाँ पर प्रबंध के जो सिद्धांत हमने बनाए हैं उस पर ही राष्ट्र का महत्व जो है वो निर्भर करता है कि उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा धन को व्यय कर पाना सही प्रकार से। 9वां पॉइंट है पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक, हेल्प टू फ्रेम द कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना, यहाँ पर बोला गया कि वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, उसके द्वारा पूंजी के विभिन्न स्रोतों का जो पता लगाया जाता है। स्रोत मतलब सोर्सेज की कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से पूंजी आएगी। और प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ मतलब शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए इत्यादि, इनमें उचित अनुपात जो है यही निर्धारित करता है। इक्विटी शेयर हम कितने इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे, डिवेंचर कितने इशू करेंगे, लोन कितने लेंगे इत्यादि। तो ये ऐसे तरीके से अलग अलग कोषों से पैसा इकट्ठा करता है जिससे कि न्यूनतम लागत के ऊपर, कम से कम खर्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोष या फिर पैसा हमारे को प्राप्त हो जाए। उसके बाद आते हैं हम 10th पॉइंट पर, जो कि बोला गया लाभों का पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। फोरकास्टिंग मतलब पहले से अनुमान लगाना। तो वित्तीय प्रबंधक जो होता है ये अलग अलग तरीके अपनाता है जिसमें कि लागत का ही विश्लेषण करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस। लागत मतलब कितना खर्चा हमारा आ रहा है, और एनालिसिस या विश्लेषण का मतलब होता है उसको चेक करना, जांच पड़ताल करना। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा मूल्य को निर्धारित करना, प्राइस फिक्सेशन। ये भी कितना प्राइस होगा हमारी वस्तु का यही निर्धारित करता है। अगला जो है पॉइंट वो है विक्रय का अनुमान लगाना, सेल का एस्टिमेट लगाना, इसी के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा ये लाभों का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है कि कितना लाभ हमारी संस्था को होगा। तो संस्था के भावी विकास, भविष्य में हमारी कंपनी जो विकास करेगी तो उसका विस्तार, एक्सपेंशन होगा। आधुनिकीकरण की, आधुनिक हम कंपनी को बनाएंगे, आधुनिक औजारों मशीनों का प्रयोग करेंगे, उस सब के बारे में हम योजना बनाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है वित्त विभाग का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हमारा जो होता है उसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं और ये किस प्रकार से बनाया जाता है। हर संस्था या कंपनी में वित्त विभाग अलग प्रकार का होता है। जो अत्यंत ही कुशल अनुभवी व्यक्ति होते हैं वे इस विभाग में लगाए जाते हैं। इनके नियंत्रण में ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो कार्य करता है। इस व्यक्ति को, जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको हम कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस या फिर वित्त नियंत्रक कहते हैं। मतलब वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड जो होगा उसे कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस या वित्त नियंत्रक कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारी कंपनी बहुत छोटी सी है तो बाकी के प्रबंधक ही फाइनेंस मैनेजर का काम संभाल लेते हैं। परंतु यदि हमारी कंपनी जो है मीडियम साइज़ की कंपनी है, मध्यम आकार की संस्था है, तो उसमें वित्त विभाग किस प्रकार से होगा, डायग्राम दे के बनाया गया कि वित्त नियंत्रक होगा सबसे ऊपर, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, इसके नीचे 3 उप नियंत्रक होंगे, असिस्टेंट सब कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर हम इसको बोल सकते हैं, वो होंगे उप नियंत्रक या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर और या फिर सब कंट्रोलर। ठीक है, तो 3 हो गए। पहले वाला जो है उसके नीचे आ जाएगा मुख्य लेखापालक या प्रमुख लेखापाल, जिसको कि हेड अकाउंटेंट बोलेंगे। अकाउंट्स का सारा काम ये नीचे करेगा। उसके अलावा एक और व्यक्ति इसमें आता है जिसको हम लागत लेखापाल या कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि वस्तु के बनाने की लागत का पूरा हिसाब किताब रखता है। सेकंड जो उप नियंत्रक हमारा है सब कंट्रोलर या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर। इसके नीचे कौन कौन से व्यक्ति होंगे, पहला आ जाएगा बजट विभाग, बजट डिपार्टमेंट। बजट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कंट्रोल चैप्टर में। आने वाले वर्ष का जो अनुमान हम लोग लगाते हैं वो अनुमान इस विभाग के द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला इसमें आएगा आंतरिक नियंत्रण विभाग या इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है परंतु फिर भी एक लाइन में हम समझें कि सामान्यतः जो कंट्रोल होता है
जो चेक होता है, ऑडिट होता है, वो बाहर वाले व्यक्ति करते हैं। परंतु एक और सिस्टम होता है जिसको इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल भी बोलते हैं, कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए काम को दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक करना, एक विभाग द्वारा किए गए काम को दूसरे विभाग द्वारा चेक करना। ये इंतजाम यही करेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। इसके अलावा है बजटरी कंट्रोल, बजट के द्वारा खर्चों को कंट्रोल करना, इसे कंट्रोल डिपार्टमेंट, बजटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया इसमें। अगला हो गया प्रबंधकीय लेखा विभाग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी कैश फ्लो सिस्टम, रेशो एनालिसिस वगैरह आती हैं। तीसरा जो हमारा उपनियंत्रक होता है उसके नीचे रोकड़ विभाग या कैश डिपार्टमेंट आता है, और दूसरा आता है साख विभाग जिसको हम क्रेडिट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जो कि उधार की हिसाब किताब रखता है। इसके बाद हमारे को दिया गया वृत्त आकार की संस्था में वित्त विभाग। वृत्त में का मतलब ये हुआ, जब एक बहुत बड़ी अगर कंपनी है तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट सामान्यतः किस प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो कंपनी के मालिक आएंगे, अंशधारी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके नीचे आते हैं, मालिकों के नीचे सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर। और सभी डायरेक्टर्स को इकट्ठे मिलाएं यदि हम, तो उसे हम बोलते हैं संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स होंगे उनके नीचे हमारे आते हैं मैनेजर्स, परंतु मैनेजर से ऊपर आता है हमारा जनरल मैनेजर। अभी जनरल मैनेजर के नीचे काफ़ी सारे मैनेजर आ जाएंगे, जैसे वित्त नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस मैनेजर हो गया। उत्पादन प्रबंधक, उत्पादन विभाग का अधिकारी हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर। विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का जो हेड हो गया, मार्केटिंग मैनेजर। कर्मचारी प्रबंधक या पर्सनल डिपार्टमेंट का अधिकारी हो गया, पर्सनल मैनेजर। हम यहाँ पर क्योंकि फाइनेंस मैनेजर की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हमारा है कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, जिसको हमने वित्त नियंत्रक कहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आगे दो पार्ट्स में इसके नीचे दो अधिकारी आ जाते हैं। पहला आ जाएगा असिस्टेंट कंट्रोलर, उप नियंत्रक या सब कंट्रोलर। दूसरा आता है हमारा कोषाध्यक्ष या फिर ट्रेजरर। अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं, अब इनके कार्यों को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला, उप नियंत्रक के कार्यों को हम पढ़ें। तो उप नियंत्रक के कार्यों में पहला कार्य है लेखांकन कार्य करना। तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारे बनाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही बनाते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग का कार्य भी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, वो करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ऐसे अकाउंटिंग की वो तकनीकें जो कि मैनेजर्स के काम आती हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पर कि हम वस्तु के निर्माण में कितनी लागत आई उसका हिसाब किताब रखते हैं। दूसरा है योजना बनाना, मतलब वित्त के बारे में योजना बनाना, प्लानिंग। तो संस्था के वित्तीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने के लिए, वित्तीय ढांचा मतलब पूरा स्ट्रक्चर है कि शेयर कितने बेचे, इक्विटी शेयर कितने बेचे, प्रेफरेंस शेयर कितने बेचे, डिवेंचर कितने बेचे, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसमें संतुलन बनाए रखना और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए योजना बनाना, कि हम आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो जाएं, इस प्रकार से हम योजना बनाएं। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा इसका अंकेक्षण करना, अंकेक्षण या फिर ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात हम लोगों ने कही है, ताकि किसी विभाग में अगर कोई गलती हो जाती है तो दूसरे विभाग या दूसरे व्यक्ति द्वारा उस गलती का आसानी से पता चल जाए, वित्तीय गड़बड़ी जो है हमारे अकाउंट्स में ना हो। इसके लिए इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था भी इसके द्वारा हम करवाते हैं। अगला है बजट। तो बजट क्या है, वित्तीय नियोजन के लिए विभिन्न विभागों के लिए बजट बनवाता है ये, और हर विभाग के बजट का उसके वर्ष के अंत में जो खर्चे किए गए उसके साथ में फिर मिलान किया जाता है, ताकि खर्चे हमारे बढ़ ना जाएं। अगला है कर प्रशासन या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग प्रकार के टैक्सों का हिसाब किताब रखना, उनकी पेमेंट करना, जैसे कि आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उत्पादन कर हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, विक्रय कर निर्धारण हो गया, सेल्स टैक्स इत्यादि का डिसाइड करना। अगला है सरकार को सूचना देना, इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अलग अलग सरकारी जो कानून है उनके अंतर्गत सरकार को अलग अलग सूचनाएं हमारे को देनी होती हैं। वांछित सूचनाएं जो सरकार चाहती है वो सारी सूचनाएं भिजवाने का काम भी इस असिस्टेंट कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। अगला जो दूसरे प्रकार के हमारा अधिकारी है उसको हम कोषाध्यक्ष या फिर ट्रेजरर बोलते हैं। अब उसके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें एरो मार्क बनाकर वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इसके कार्यों में पहला कार्य आ गया वित्त नियोजन या फाइनेंस प्लानिंग। ये धन के मामले में प्लानिंग करता है, और जो फाइनेंस प्लानिंग है, वित्त नियोजन है, इसमें क्या कार्य करने होते हैं उसको। पहला है यहाँ पर ऋण की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग द नीड ऑफ द लोन, कि कब हमारे को लोन की आवश्यकता होगी, उधार की आवश्यकता होगी, उसका पहले से अनुमान लगाना, इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा है रोकड़ प्राप्ति और भुगतान का पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेटिंग कैश रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स। यहाँ पर पहले से पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना कि रोकड़ की प्राप्ति, कितना कैश हमारे को कहाँ से आएगा और कहाँ पर कितने कैश की पेमेंट हमने करनी होगी।
थर्ड पॉइंट है लाभांश भुगतान की योजना बनाना, प्लानिंग डिविडेंड पेमेंट, कि हमने अगर लोगों को लाभांश देना है तो उसके बारे में प्लान करना कि किसको कितना कितना लाभांश देना है, कितना कैश हमारे को चाहिए होगा लाभांश की पेमेंट करने में। चौथा कार्य ये जो करता है रोकड़ अंतर्वाह रोकड़ बहिर्वाह में समन्वय स्थापित करना। अंतर्वाह का मतलब होता है कैश हमको मिलना और बहिर्वाह का मतलब होता है हमने जो कैश पे करना होता है। दोनों में ये समन्वय स्थापित करता है कि मतलब जितना कैश हमारे पास आए उससे अधिक कैश हमें नहीं देना है, इसमें समन्वय बनाना इसका कार्य होता है। अगला कार्य जो इसका आ जाएगा वो है रोकड़ प्रबंध या कैश मैनेजमेंट। संस्था की ओर से कैश को प्राप्त करना और कैश की पेमेंट करने का इंतजाम करना, ये इसका कार्य आता है। अगला है साख प्रबंध, जिसे हम क्रेडिट मैनेजमेंट बोलते हैं। हमारी संस्था के लिए साख की नीति या क्रेडिट पॉलिसी का निर्माण ये करता है कि कितने समय के लिए हम उधार देंगे, किसको उधार देंगे, कितने टाइम के बाद उधार वापस करने का, ये सारी हमारी संस्था की साख की नीतियाँ क्रेडिट की पॉलिसीज़ होती हैं। इसके अलावा उधार की वसूली क्रेडिट रिलेशन की व्यवस्था करता है कि अगर हमने उधार दिया है तो उधार का पैसा वापस लेना जो है वो क्रेडिट रियलाइजेशन या उधार की वसूली कहलाता है। तो पैसा लोगों से लेने का इंतजाम भी यही करवाता है। अगला है बैंकिंग, मतलब बैंक से संबंधित जो कार्य हैं वो भी यही करेगा। जैसे बैंक में अकाउंट खोलने का काम है, चेक जमा करवाने का काम है, रुपए निकालने का काम है, ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करना। यदि आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास पैसा कम रह जाता है तो ओवरड्राफ्ट का इंतजाम बैंक से बात करना वो भी इसी का काम है। अगला पार्ट है अंश ऋण पत्र निर्गमित करना, इशू ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर और डिवेंचर जब भी हम इशू करना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, मतलब यही अधिकारी प्लान करेगा और उसको बेचने की, इशू करने की सारा इंतजाम व्यवस्था अरेंजमेंट जो है इसी का होगा। अगला पॉइंट है ब्याज व लाभांश का वितरण और इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लोगों को, जिन लोगों ने हमें उधार दिया है उनको ब्याज देना है, जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं उनको लाभांश देना है। तो लोगों को ब्याज और लाभांश बांटना, वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटने का इंतजाम भी यही करता है। इसके अलावा कुछ और कार्य किए जाते हैं जिनको हम कहेंगे अन्य कार्य, अदर फंक्शंस। इसमें पहला कार्य हमारा आ गया कंपनी की प्रतिभूतियों का लेखा तैयार करना, प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द कंपनी सिक्योरिटीज़। प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए इत्यादि। तो ये सारे जो हमारे शेयर डिवेंचर्स वगैरह हैं इनका हमने कितने इशू किए, किसको इशू किए, कितने कितने रुपए के किए, ठीक है, ये सारा हिसाब किताब जो रखा जा रहा है, कितना पैसा आ चुका है, ये सब यही रखता है। सेकंड है उधार एवं वसूली की जानकारी करना रखना, टू नो अबाउट द क्रेडिट एंड रियलाइजेशन। कितना उधार हम दे चुके हैं और कितना उसमें से वसूल हो चुका, मतलब उधार का पैसा हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कितना बकाया है। थर्ड पॉइंट है करों की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ द टैक्स। टैक्स का पता लगाना कि कौन कौन सा टैक्स हमारा कितना ड्यू हुआ है और फिर कितना हमने दे दिया है, कितना और देना है, वो कहाँ से देना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सारा इंतजाम यही करेगा। संपत्ति का बीमा करवाना, इंश्योरिंग एसेट्स। हमारे जो एसेट्स हैं उन सबका इंश्योरेंस करवाया जाए ताकि यदि कोई हानि हो जाती है तो उस हानि की पूर्ति हम इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकें। पाँचवा पॉइंट है वेतन मजदूरी के लिए वित्त व्यवस्था करना, अरेंजिंग कैश फॉर वेजेस एंड सर्विसेज सैलरीज। हर महीने हमारे को अपने कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन, वेजेस और सैलरीज जो है वो देनी होती है। तो ये जैसे ही महीना पूरा होगा उसके बाद उनको पेमेंट करनी है, उसके लिए पैसे का इंतज़ाम यही करवाता है।